Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to explain you growth of commercial crops class 8 DAV chapter 10. आज मैं आपको growth of commercial crops means what? Those crops which are great demands in factories. ओके वैसे क्रॉप्स जिनका फैक्ट्री में बहुत सारा डिमांड्स है कमर्शियल क्रॉप with the strong footholds in South India, Bengal, Bihar, Odisha, the East India Company want to collect maximum taxes to meet their military and administrative expenses. जैसे ही साउथ इंडिया बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश के कदम मजबूत हुए, वह जो है मैक्सिमम टैक्सेस चाहते थे ताकि मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को पूरा किया जा सके। एक्चुअली ब्रिटिश रूल तो बेस्ड ही था एक्सप्लॉयटेशन पर। दे ऑल्सो वांटेड मैक्सिमम प्रॉफिट, सो कंपनी स्टार्ट कोरेसिव मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड्स विच वे आर ग्रेट डिमांड इन यूरोप। कंपनी चाहती थी बलपूर्वक वो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए जिसका डिमांड यूरोप में ज़्यादा हो। द एग्रीकल्चर ऑफ मटेरियल वाज परचेज एट वेरी लो रेट एंड सेंड टू द इंग्लैंड। उसे बहुत कम दामों में खरीद कर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को इंग्लैंड भेज दिया जा रहा था एंड द finished goods were brought back to India and sold at high price to earn more profit। और बने हुए सामान इंडिया में आते थे और उसे ज़्यादा प्रॉफिट में बेची जाती थी। दोनों तरफ से वो कमा रहे हैं, एक तो कम दाम में चीज़ों को खरीद रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर बेच रहे हैं, तो दोनों तरह से उन्हें फायदा हो रही है। द कंपनी फोर्स फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप मीन्स वैसा क्रॉप जिसे जल्दी बेचा जा सके। ओके, लाइक इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पीपर, टी, सुगर कैन etc, एंड कंपेल देम टू रेज सिल्क वार्म टू फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। ओके, ब्रिटिशर्स, आप देखिए, ब्रिटिशर्स वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम टू चाइना। ये ब्रिटिशर्स वही हैं जो भारत पर अपनी शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए, लीगलाइज करने के लिए बोलते थे कि आप असभ्य हो, आपको मैं सभ्यता सिखा रहा हूं। आप जो है सांप और बंदर वाले देश हो, बंदर नचाने वाले देश हो, जादू टोना वाले देश हो, आपको मैं लीगलाइज कर रहा हूं। अब वही ब्रिटिशर्स जो है तस्करी कर रहे हैं ओपियम का। एक्चुअली ओपियम क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ओपियम एक नशीला पदार्थ है जो चाइना में बेच रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो, और वहाँ उनसे लोगों का स्वास्थ्य खराब होने से उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए ताकि अधिक से अधिक पैसे कमाया जाए। पैसे, कहता है ना, पैसा बोलता है। ब्रिटिशर्स पैसे के लिए काम करते थे। भारत में इंडिगो, नील जो खेती के लिए कंपेल करते थे फार्मरों को ताकि कम प्राइस में भारत की नील को खरीदी जा सके। और चूंकि भारतीय नील का ग्रेट डिमांड था यूरोप में, इसके पीछे कई रीजंस हैं। इसके कलर जो है चटकदार होते हैं भारतीय नील के। यूरोप में भी नील कल्टीवेशन हो सकता है लेकिन वहाँ के नील का चटक रंग नहीं होता था, इसलिए जो है भारतीय फार्मरों को कंपेल करते थे नील उगाने के लेकर। और नील रिवोल्ट भी हुआ है, इंडिगो रिवोल्ट। महात्मा गांधी इसको जो है सो महात्मा गांधी के लीडरशिप में, और जो है
1917 में चंपारण में इस पर जो है फिर 3 कट्ठे पर जो कंपलसरी था खेती करना फार्मरों को, वो बैन हुआ। इस नील की खेती में होते क्या थे माय डियर फ्रेंड्स, कि 3 कट्ठे में अनिवार्य था खेती करना, और इसमें सालों भर फार्मर को इंगेज रहना पड़ता था, और जब वो बेचते थे तो बहुत लो प्राइस मिलता था। मतलब यूरोप के मार्केट में 7 टाइम्स ज़्यादा दाम थे नील के, इंडिगो का, लेकिन भारत में 7 रुपया का चीज 1 रुपया में खरीदा जा रहा था। तो फार्मरों को प्रॉफिट तो हो नहीं रही थी ना। और नेक्स्ट, द राइज ऑफ शुगर इन वेस्ट attract many European to set up sugar plantation in India. शुगर प्लांटेशन इंडिया में सेटअप करने लगे ब्रिटिशर्स। हु प्रोड्यूस गुड़ मीन्स जगजेरी, आप जानते हो शुगर कैन से हम गुड़ भी बनाते हैं और चीनी भी बनती है, इसलिए बहुत सारी फैक्ट्री भारत में बने। जैसे कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स और उससे रिलेटेड प्लेसेस हैं, ओपियम बिहार, बंगाल, पंजाब। इंडिगो बिहार और बंगाल, जानते हो बच्चों ओपियम का एक युग होता है जिसको बोलते हैं अफीम। कभी कभी छोटे बच्चे जब बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं ना, चिल्लाते हैं, रोते हैं, ज़्यादा बिलखते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ी सी ओपियम सटा दी जाती है जीभा में, ताकि वो सोया सोया रहता है। फैन ऑन करो ना, ओके, हाँ ओके। अब जो है इंडिगो बिहार और बंगाल में उपस्थित थी। कॉटन, गुजरात महाराष्ट्र, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जरूरत है तो गुजरात महाराष्ट्र में कॉटन। असम टी, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, साउथ इंडिया में ऊटी वगैरह टी के लिए। पीपर लौंग केरला कर्नाटका साउथ इंडिया, ओके। शुगर कैन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ताकि शुगर जो है बनाया जा सके। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ फार्मर्स, ऑब्वियसली वेरी बैड। कंडीशन ऑफ फार्मर्स very bad because they were suffer from natural calamity like flood, drought and famine, बाढ़, सूखा और अकाल, ये बहुत कॉमन थी। इससे एक प्रोवर्ब कहा जाता था इंडियन फार्मर के बारे में, इंडियन फार्मर बॉर्न इन डेप्ट, लिव इन डेप्ट, डाई इन डेप्ट। जन्म लेते हैं कर्ज में, मरते हैं कर्ज में, जीते हैं कर्ज में, कर्ज में ही मरते हैं। ओके, आप इससे समझ सकते हो हाई टैक्सेशन, बर्डन ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी कंडीशंस हैं जो इंडियन फार्मर्स को मिजरेबल कंडीशन में ला दिया। बहुत सारे फार्मर्स ने अपने लैंड को सोल्ड किया ताकि रीपेमेंट कर सके लोन का, और धीरे धीरे दे बिकेम लैंडलेस लेबर, और वो जो है बहुत कम वेजेस में काम करने के लिए मजबूर हुए। अब क्या हो सकता है? रिवोल्ट बाय द फार्मर्स। जब नींबू को आप बहुत निचोड़ दोगे ना तो खट्टे हो जाते हैं, तीते हो जाते हैं। तो वही हुआ, जब सप्रेशन की सीमा अधिक हो गई तब फार्मरों ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जित, सीता अधिक सुंदर थी इसलिए रावण ने उठा लिया। बाली अत्यधिक दानी था तो उससे आकाश, पताल, पृथ्वी और आकाश भगवान विष्णु 52 अवतार में जो है दान ले लिए, और लास्ट में उनका कहा तीसरा पग में कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा मेरे सर पर। तो अतीत सर्वत्र वर्जित, अत्यधिक सुंदर होना भी सीता के लिए खराब था, बाली का अधिक दान देना भी खराब था, तो ब्रिटिशर्स का अत्यधिक शोषण भी खराब था। जब शोषण, एक्सप्लॉयटेशन की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं तो रिवोल्ट होता है। सम ऑफ दीज रीजन्स आर एज बिलो, लैंड
रेवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन रिवोल्ट का कारण था। लैंड रेवेन्यू जो 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी, सब में एक्सप्लॉयटेशन था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ओके, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लघु और कुटीर उद्योग की बर्बादी से इंडियन सेल्फ इकोनॉमी को चौपट कर देना, स्पेशली ऑफ द रूरल मासेस। लॉन्ग स्टैंडिंग लोन चुकाते भी फार्मर कभी नहीं चुका पाते थे, ठीक है। और इनडेप्टनेस, हमेशा कर्ज में रहते थे, इसलिए फार्मर ने रिवोल्ट किया। इविक्शंस ऑफ पीजेंट फ्रॉम द लैंड लेड देम टू बिकेम लैंडलेस लेबर, कभी कभी जमींदार उन्हें अपने जमीनों से बेदखल कर देते थे। ब्रिटिशर्स कंपेल करते थे कि भाई हाई रेवेन्यू दीजिए, तो जमींदार कहाँ अपने घर से थोड़ी ही दे पाएंगे, वो भी फार्मरों पर शिफ्ट कर देते थे हाई रेवेन्यू, और फार्मर दे नहीं पाते थे तो उन्हें निकाल बाहर करते थे। तो इन सब कारणों से बहुत सारे रिवोल्ट हुए फार्मरों के। कुछ रिवोल्ट के नाम हम यहीं आपको बताने वाले हैं। डू यू नो? द रैयत ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एंड a rebellion broke out in 1859 known as Blue Rebel. Mopla of South India revolt against the increased burden of taxation in 1860 and 1870s. मोपला का भी रिवोल्ट हुआ है। द डेक्कन राइट्स 1875 ड्यू टू रूरल indebtedness. The peasant movement of Champaran North in northwest Bihar started in 1860 and went till to 1920. बहुत लंबे समय तक ये रिवोल्ट चला है और अगेंस्ट हुआ है किसका? इंडिगो का रिवोल्ट के और हाई टैक्सेशन का रिवोल्ट किए हैं चंपारण के फार्मरों के द्वारा, ठीक है। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश विटनेस ओपोजिशन बाय द फार्मर्स अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। खुद किसान सभा अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1920, लोगों ने खुद किसान सभा 10 क्लास में भी आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। उत्तर प्रदेश जहां जवाहरलाल नेहरू ने के लीडरशिप में रिवोल्ट हुआ है। ओके, इंक्रीज इन रेवेन्यू वाज अपोज बाय द फार्मर ऑफ तंजौर, केरल। ओके, द फर्स्ट riot association was organized by N.G. Ranga in 1923. किसान मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश डिमांडेड द एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को ही खत्म करना चाह रहे थे। इन 1927 एट बारदौली सरदार वल्लभ भाई पटेल अपोज इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय द मुंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा जो रेवेन्यू इंक्रीज किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका अपोज किया था। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा अपोज द रेवेन्यू राइजेस, खेड़ा आंदोलन भी हुआ था, आप जानते हो 1918 में, तो इसका भी जो है विरोध हुआ था। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे किसान फार्मर्स रिवोल्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में हुआ था। रिवोल्ट के कारण 4 हैं जिसे मैंने आपको डिस्कस किया है। और नो डाउट फार्मरों की पोजीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड बहुत ही मिजरेबल थी, दयनीय थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस।